Hello everyone. As you all know that we have reached to the end of our chapter that is matter in our surrounding. इस chapter के end पे हम लोग पहुँच चुके हैं. We are going to know about the some of the questions which are in the chapter. ठीक है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे और कुछ लास्ट टॉपिक दिया हुआ है हमारी बुक में दैट इज़ कि इवेपोरेशन से कूलिंग कॉज होती है, तो इसके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं. इसके बारे में ऑलरेडी मैंने प्रीवियस वीडियो में बता रखा है बट थोड़ी बहुत ही जानकारी दी थी, बट यहाँ पर उसको इलैबोरेट कर देते हैं. तो अगर हम इजी लैंग्वेज में बोलें, ठीक है, कि इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग, तो इवेपोरेशन कैसे कूल करता है. ठीक है, तो ये बात जान लीजिए कि ये हम सभी जानते हैं कि इवेपोरेशन होता है तो आसपास की सराउंडिंग्स के थ्रू होता है. ठीक है, आसपास की सराउंडिंग्स के थ्रू ही इवेपोरेशन हो पाता है ना. ठीक, तो अगर हम एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझें, ठीक है, अगर एक एग्जांपल ले लेते हैं कि जैसे मान लीजिए कि आपके हाथ पे अगर आपने पानी रख दिया और उसको फिर उसको हम लोग देखेंगे तो वो कुछ देर बाद हमें ठंडा ठंडा फील होने लगता है. तो ऐसा क्यों होता है? तो इसका जो रीज़न है वो ये है कि आपके अगर हमने अपने हाथ पे अपने पाम पे पानी रखा हुआ है, ठीक, फिर वो क्या करेगा, हमारी बॉडी से हीट लेगा. ठीक है, वो हमारी बॉडी से हीट एब्जॉर्ब करेगा और आसपास की सराउंडिंग से, ठीक, उसके बाद वो इवेपोरेट होना शुरू हो जाएगा. ठीक, और वहाँ पर उतनी दूर हमें ठंडक का एहसास होता है क्योंकि हीट लॉस हुआ वहाँ पे. ठीक है, उतनी दूर हमारा हीट लॉस हुआ तो वो ठंडक का असर देता है, ठंडक का फीलिंग देती है. ठीक है, तो ऐसे ही इसकी स्टार्टिंग भी यहाँ पे दी हुई है कि अगर हम कोई ओपन वेसल रखते हैं और उसमें हमने लिक्विड रखा हुआ है, ठीक है, और वो लिक्विड कॉन्स्टेंटली इवेपोरेट हो रहा होता है, तो जो पार्टिकल्स होते हैं लिक्विड के वो एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं. ठीक है, वो एनर्जी ऑब्जॉर्व करेंगे. कहाँ से एनर्जी ऑब्जॉर्व करेंगे? आसपास की सराउंडिंग से. ठीक, और वो दोबारा जो अपनी लॉस्ट हुई एनर्जी है इवेपोरेशन में उसको फिर से रीगेन करेंगे. ठीक है, फिर यही जो एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी होता है इनकी सराउंडिंग से, ठीक है, ये जो एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं आसपास की सराउंडिंग से, यही उसको कूल डाउन करता है. ठीक है, यही हमारे सराउंडिंग्स को कूल डाउन करता है. ठीक और साथ ही में यहाँ पर काफ़ी सारे एग्जांपल्स दिए गए हैं. जस्ट लाइक कि अगर हम एसीटोन रख लें अपने पाम पर. एसीटोन आप कह सकते हैं कि ये केमिकल है जो कि नेल पॉलिश रिमूवर के लिए यूज़ किया जाता है. अगर हम उसे अपने हाथों पे रख लें तो हम देखेंगे कि वो इंस्टेंटली इवेपोरेट हो जाता है. इंस्टेंटली मतलब विद इन 2 और 3 सेकेंड्स वो तुरंत इवेपोरेट हो जाएगा और हमको उस सरफेस पे कूल फील होता है. ऐसा इसलिए होता है कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो हमारे हाथों से एनर्जी गेन करते हैं. ठीक है, हमारे हाथों से एनर्जी गेन करेंगे, आसपास की सराउंडिंग से या तो एनर्जी लेंगे इलैबोरेट होने के लिए, मतलब उड़ने के लिए अपना. ठीक है, इवेपोरेट होने के लिए. उसके बाद वो हमें उतनी दूर ठंडक का असर देते हैं क्योंकि वहाँ से उन्होंने कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब की. वो एनर्जी कुछ देर के लिए हीट एनर्जी जो कहेंगे आप कि वहाँ से वो जा चुकी है, इवेपोरेट हो गई है, तो इसलिए वहाँ पे ठंडा ठंडा हमें फील होता है. ठीक है, अब इसी जगह पे अगर हम एक और एग्जांपल ले लें कि अगर एक हाथ पे आप एसीटोन रख लीजिए और एक हाथ पे वाटर रख लीजिए, तो आप देखेंगे, आप दोनों को कंपेयर करके रखिए कि सबसे तेज कौन सा इवेपोरेट हो रहा है. ठीक है, आप देखेंगे कि एसीटोन काफ़ी जल्दी इवेपोरेट होगा एज़ कम्पेयर टू वाटर. क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि जो एसीटोन है उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो बहुत ही कम होता है, तो जिसका और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है. तो इतना जान चाहिए कि कभी भी जिसका बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा उसका रेट ऑफ इवेपोरेशन भी कम हो, रेट ऑफ इवेपोरेशन हाई होगा. जितना कम बॉइलिंग पॉइंट होगा उतनी जल्दी वो इवेपोरेट होगा. लेकिन वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है, वो ज़्यादा होता है, इसीलिए इवेपोरेशन थोड़ा सा स्लो होता है. ठीक है, तो ये लिक्विड के ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरीके से इवेपोरेशन होगा. ठीक है, कितनी जल्दी होगा या कितनी कम जल्दी होगा. ठीक है, ये उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि हमने कौन सा लिक्विड लिया हुआ है. ठीक है, साथ ही साथ अगर यहाँ पे एक और चीज़ है कि अगर हम बहुत ज़्यादा अगर सनी डेज़ होते हैं, बहुत ज़्यादा जब गर्मियों का मौसम होता है, तो लोग क्या करते हैं कि अगर गाँव में जा कर के देखिए तो स्पेशली गांव के लोग क्या करते हैं कि रूफ़ पे अपने छत पे जा कर के सोते हैं या छत पे जाते हैं, तो
और या बाहर उनको अगर सोना होगा तो थोड़ी दूर के जहाँ पर भी उनको वो जहाँ पर भी ओपन एरिया है या ओपन ग्राउंड है वहाँ पर थोड़ा सा वो पानी स्प्रिंकल कर देते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब वो पानी स्प्रिंकल कर देते हैं तो वो अंदर से वो हीट एब्जॉर्ब करता है, ठीक है, वो इवेपोरेट होगा ना, क्योंकि पानी स्प्रिंकल जब करेंगे तो वो नीचे से वो हीट लेगा और वो पानी इवेपोरेट हो जाएगा और वो ठंडक का असर देगा, ठीक है। और यहाँ पर आप ये भी कह सकते हैं कि जो लेटेंट हीट ऑफ इवेपोरेशन हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, जो लेटेंट हीट ऑफ इवेपोरेशन हो रहा है यहाँ पर वाटर का, वो सरफेस को, हॉट सरफेस को कूल डाउन कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारे कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि दिए हुए हैं। बहुत सारे कुछ डेली लाइफ से रिलेटेड यहाँ पे इफ़ेक्ट देखने को मिले हैं जिनसे हमें कूलिंग का इफ़ेक्ट देखने को मिलता है। जब हमारी बॉडी से वो चीज़ या स्वेटिंग वगैरह वो इवेपोरेट हो रही होती है तो उस जगह पे हमको ठंडक का एहसास होता है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि हम गर्मियों में कॉटन क्लोथ्स ही क्यों पहनते हैं। तो हम सबको पता है कि गर्मियों में लोग विंटर क्लॉथ्स तो नहीं पहनेंगे, ठीक है, कॉटन क्लोथ्स ही पहनते हैं। क्यों? क्योंकि जो विंटर क्लॉथ्स होते हैं, पहली बात तो वो गर्म होते हैं और साथ ही साथ उनकी जो एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी होती है बहुत ही ख़राब होती है, ठीक। कॉटन क्लोथ्स की जो एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी होती है वो बहुत अच्छी होती है। अब इसका फिनोमिना ये कैसे वर्क करेगा? अब जैसे मान लीजिए हमने कॉटन क्लोथ्स पहना, ठीक है, क्योंकि गर्मियों में हम स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है ना, ठीक है, स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है तो वो स्वेटिंग जो होगा, वो स्वेट होगा वो हमारे सरफेस पे आएगा, हमारे हाथों के सरफेस पे आएगा, ठीक है, हमारे बॉडी के सरफेस पे आएगा, ठीक। तो वहाँ पर कॉटन का क्लोथ्स रहेगा तो वो कॉटन क्लोथ्स उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है, क्योंकि उसमें बहुत ही माइन्यूट पोर्स होते हैं जो कि एब्जॉर्ब कर लेंगे, ठीक है। अब उसको आसपास के एनवायरनमेंट से अब वो इवेपोरेट करना शुरू कर जाएगा, ठीक है, क्योंकि सराउंडिंग्स की हेल्प से वो जो स्वेटिंग है, वो जो स्वेट है वो इवेपोरेट होना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से वो और हीट कहाँ से लेगा? वो हमारी बॉडी से ले रहा है ना, हीट कहाँ से निकल रही है? हमारी बॉडी से निकल रही है, तो वो इसलिए हमें कूलिंग का इफेक्ट देता है, ठीक है। तो इसके तरीके से हम कह सकते हैं कि कॉटन का क्लोथ्स पहनने से हमें ठंडक का एहसास मिलता है, ठीक है। तो इस चीज़ के लिए हम कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं और साथ ही साथ उसमें एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, ठीक है, क्योंकि हमारे एटमॉस्फेयर में वो जो इवेपोरेशन होगा काफ़ी फास्ट होगा और वो कूलिंग का इफेक्ट देगा, ठीक है। साथ ही साथ अगर हम एक और एग्जांपल ले लें जो लिया जाता है अधिकतर करके कि जो अर्दन पॉट्स हम लोग लेते हैं, जो मिट्टी का बर्तन, ठीक है, मिट्टी के बर्तन में कुछ लोग पानी रखते हैं गर्मियों के मौसम में और कंपैरेटिवली वो बहुत ही ज़्यादा ठंडा होता है अगर हम नॉर्मल पानी रखें हैं, ठीक है। तो जिनके यहाँ भी अगर पानी रखते हैं मटके में तो वो लोग देखते होंगे कि चाहे जितनी भी गर्मी हो वो पानी बहुत ठंडा देगा आपका, जिस हिसाब से है एज़ कम्पेयर टू अगर फ्रिज की बात करें तो फ्रिज तो एक आपका इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाला हो गया, लेकिन अगर हम बात करते हैं मटके की तो मटके का पानी ठंडा होता है, काफ़ी ठंडा होता है, ठीक है। तो ऐसा कैसे होता है कि मटके में भी बहुत सारे पोर्स होते हैं, बहुत ही माइन्यूट पोर्स होते हैं, वाटर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी उसमें भी होती है जो हमें दिखाई नहीं देती है, ठीक है। तो जब वो क्या करते हैं, वो नीचे से वहाँ से इवेपोरेट होता जाता है पानी, ठीक है, नीचे से पॉट से इवेपोरेट होता जाता है और वो कहाँ से लेता है अपने वो कहाँ से हीट लेगा, ठीक है। तो जो सरफेस वाला होगा, सरफेस वाटर होगा, वहाँ से वो हीट एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है, और वो नीचे से इवेपोरेट करना शुरू कर जाएगा और हमें कूलिंग का इफेक्ट देता है, हमारे पानी जो है वो कूल रहता है, ठीक है। साथ ही साथ अगर देखा जाए, ठीक है, अगर देखा जाए कि अगर आप उसे थोड़ा सा धूप में भी रख देंगे तो धूप में भी वो हमें ठंडा ही पानी देगा, क्योंकि वो इवापोरेशन कॉन्टिन्यूसली हो रहा है और हमें वो नीचे पानी ठंडी पानी वो देगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक और एग्जांपल दिया हुआ है कि यहाँ पे एक और क्वेश्चन दिया हुआ है कि जो वाटर ड्रॉपलेट्स पड़ जाते हैं आउटर सरफेस पे, मान लीजिए आपने कोई फ्रिज से बॉटल निकाल ली, ठीक है, फ्रिज का ही बॉटल का एग्जाम्पल ले लेते हैं, या कोई आइस कोल्ड वाटर आपने निकाल लिया, या आइसक्रीम आप ले लीजिए, चाहे कुछ भी चीज़, ठंडी कोई चीज़ ले लीजिए जो कि अभी रेफ्रिजरेटर से निकली हुई हो, ठीक है। तो अगर हम बॉटल की बात कर लेते हैं, जो हमने बॉटल निकाली है फ्रिज से, हम देखते हैं कि कुछ देर बाद उसमें वाटर ड्रॉपलेट्स आ जाते हैं,
बाहर की परत पे, ठीक है। मान लीजिए कि ये बॉटल है, तो बॉटल के आउटर सरफेस पे छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स दिखाई देते हैं। तो वाटर ड्रॉपलेट्स वो क्या है, ठीक है। तो वो अंदर से पानी तो बाहर निकल के आएगा नहीं, ठीक है, अंदर से पानी नहीं निकल के आएगा क्योंकि वो तो पूरी तरीके से पैक्ड है। तो ये पानी आ कहाँ से रहा है, ठीक है। तो इसका तो ये इवेपोरेशन का प्रोसेस नहीं है, ठीक है। ये यहाँ पर कंडेंसेशन का प्रोसेस यूज़ होगा। अब ये कैसे कि मान लीजिए कि अगर क्या यहाँ पर होता ये है बेसिकली कि जो आसपास में एटमॉस्फेयर में गैसेस मौजूद हैं, आसपास में वाटर वेपर्स मौजूद है जो कि गैसियस फॉर्म में है, ठीक है। वाटर वेपर्स की बात हो रही है, जो आसपास में वाटर वेपर्स मौजूद हैं जो कि गैसियस फॉर्म में रहते हैं, वो क्या करते हैं कि जब ये वाटर बॉटल के साथ, ठीक है, ये वाटर बॉटल के साथ कॉन्टैक्ट में आते हैं तो यहाँ पर अब ये कंडेंसेशन वर्क करने लगेगा, ठीक है। तो ये जो वाटर वेपर्स रहेंगे वो इसके कॉन्टैक्ट में आएंगे तो ये यहाँ पर ड्रॉपलेट्स छोड़ते हैं, तो ये गैसियस से लिक्विड में चेंज होंगे, ठीक है। तो ये प्रोसेस कहलाता है हमारा कंडेंसेशन का, ठीक है। इसीलिए वो हमें ड्रॉपलेट्स लिक्विड फॉर्म में दिखने लगते हैं, जो कि वाटर वेपर्स हैं जो कि गैसियस फॉर्म में हमारे सराउंडिंग्स में रहते हैं, ठीक है। वही हमें वाटर ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में यहाँ पर दिखने लगते हैं। अंदर से कोई पानी बाहर नहीं आता है, ये बाहर के ही वाटर वेपर्स हैं जो कि जब ये ठंडक, क्योंकि हमने पढ़ा था, ठीक है, अपने प्रीवियस वीडियो में कि अगर हमें गैस को लिक्विड में चेंज करना है तो हमें उसे कूल डाउन करना पड़ेगा, ठंडा करना पड़ेगा, तब वो गैस से लिक्विड में कन्वर्ट होगा और दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज कंडेंसेशन, ठीक है, ये भी देखा था। तो यहाँ पर जो वाटर वेपर्स रहेंगे जो गैसियस फॉर्म में रहेंगे, यहाँ पर उनको जब ठंडा ठंडा मिलेगा, उनको ठंडक मिलेगी या कूल डाउन, जब वो अपने इस प्रोसेस में आएंगे कूलिंग प्रोसेस में, तो यहाँ पर वो ड्रॉपलेट्स छोड़ते चले जाएंगे, तो वो इसका मतलब वो लिक्विड में चेंज हो रहे हैं। तो दैट इज़ कॉल्ड एज कि दैट इज़ द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन, और यहाँ पर वो चीज़ वर्क करेगी, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग को समझ में आ गया होगा कि बेसिकली इस चैप्टर में था क्या। आई हैव टोल्ड यू सो मैनी थिंग्स फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ द चैप्टर टिल नाउ, काफ़ी सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी गई हैं। अब यहाँ पर एक और टॉपिक है जो आपके जानने के लिए है, बेसिकली अभी आपके कोर्स में है नहीं, कि 5 स्टेट्स ऑफ मैटर होते हैं। बेसिकली होता है प्लाज्मा और बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। तो इसके बारे में आप थोड़ा सा बस जान लीजिए, इसको आप रीड आउट कर लेंगे तो आपको बेसिक नॉलेज मिल जाएगी। ये आपकी कोर्स में है नहीं, आपके हायर क्लासेस में आपको देखने को मिलेगा, तो ये आगे चल के आप पढ़ेंगे, ठीक है। अभी यहाँ पर इसका कोई ज़्यादा यूज़ नहीं था। आपके 3 स्टेट्स के बारे में, 3 स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में बताया गया है, जो कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में आपको समझा दिया है, बता दिया है, ठीक है। तो आप उसे देख लीजिए और इसको एक बार रीड आउट कर लीजिए ताकि आपको एक जनरल नॉलेज हो जाए कि ये भी होते हैं, ठीक है, मैटर्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका चैप्टर ख़त्म होता है। अगेन आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद द नेक्स्ट चैप्टर। ओके, टिल नाउ थैंक यू।